स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बैंक ने डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए थे। क्यों? कोविड आ गया। कोविड आ गया तो बैंक ने क्या बोला, अब हम फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देंगे 6%, 5.5%, 5%। तो 2, 2.5, 3 साल से जो हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है हमें, वो कम हो गया था, लेकिन अब वो बढ़ने लगा। अब बैंक्स को एकदम से डिपॉजिट होल्डर्स पे प्यार आ गया है कि इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे भाई? क्या हो गया एकदम से? व्हाट हैपेंड? इसी सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में, दैट व्हाई आर डिपॉजिट होल्डर्स इंटरेस्ट बाय बैंक्स इंक्रीजिंग। ऐसा क्या हो रहा है कि डिपॉजिट होल्डर्स के जो डिपॉजिट्स है बैंकों में, उस पे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो मिलता था वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? व्हाई इज इट हैपनिंग? This is what we have to understand for retail money intensifying. तो जो PDFs हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लेटफॉर्म एक ही है, नाम एक ही है, टेलीग्राम हैंडल एक ही है, आयुष सांघीज IAS अकेडमी, इस पे जुड़े। ये सारी PDFs आपको इस पे उपलब्ध है और इसी के साथ साथ आप अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा और ट्विटर पे, जिस पे आपको काफी इंसाइटफुल न्यूज, एड्यूटेनमेंट की रील्स, ये सारी चीजें मिलेंगी जो कि बहुत यूजफुल होंगी एग्जामिनेशन के लिए। तो जरूर जुड़े मुझसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, स्पेशली फॉर दीज PDFs एंड इंपॉर्टेंट रील्स। सो लेट्स कम टू द कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड कि ये चीज सुर्खियों में क्यों बनी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया, सुर्खियों में इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है डिपॉजिट होल्डर्स के लिए, यानी कि आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए जो अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं या सेविंग्स अकाउंट से फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उसमें हम एनालाइज करते हैं कि इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव कैसे हुआ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट RBI's move to increase the repo rate by 35 basis points. 35 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.35% से ये चीज बढ़ रही है। तो अब ये चीज है कि इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कैसे देखी गई है। रियल इंटरेस्ट रेट, रेट्स एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ये मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि इसका मतलब होता क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो इंटरेस्ट रेट को दो तौर पे देखा जाता है। पहला है रियल इंटरेस्ट रेट और दूसरा है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। रियल और नॉमिनल, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि रियल और नॉमिनल में क्या डिफरेंस है। ये हर चीज में अप्लाई होगा। रियल GDP, नॉमिनल GDP, रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इट विल अप्लाई इन एवरीथिंग। सिमिलरली इट वुड अप्लाई हियर आल्सो। तो जब हम लोग रियल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, रियल मींस समथिंग दैट हैज बीन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ये जो है इन्फ्लेशन से एडजस्ट हुआ है, इट हैज बीन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि इस इंटरेस्ट रेट में से या रियल वैल्यू में से इन्फ्लेशन को हटाया गया है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हटाया गया है। वेयर एज नॉमिनल में से इन्फ्लेशन रेट को नहीं हटाया गया। नॉमिनल यानी इन्फ्लेशन रेट का इंपैक्ट नहीं आएगा, दिस इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। रियल यानी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा, दिस इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। रियल, नॉमिनल, दो चीजें हैं जो स्पेसिफिकली आती हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको कभी जिंदगी में डाउट नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होगा, इट वुड बी क्लियर फॉर लाइफ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट, ऑलराइट। सो यहां पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। एक इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, उसे कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि मैं वो खरीदूं तो मुझे रिटर्न के तौर पे उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, आई गेट इंटरेस्ट ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपए का इंस्ट्रूमेंट खरीदा, उसके ऊपर मुझे जो भी ब्याज बनता है 10% के हिसाब से 10 रुपए मिल गए कुछ टाइम के बाद। तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी 3 साल है तो 3 साल बाद मुझे 10 रुपए मिल जाएंगे। दैट इज समथिंग दैट आई वुड गेट। तो ये चीज उसमें आती है, स्पेसिफिकली आती है, जहां हम देखते हैं
इस पूरी की पूरी चीज को अंडरस्टैंडेबली। तो ये देखिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिफोर एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन। नॉमिनल का मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, इट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ये नॉमिनल हुआ। तो एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, जैसा मैंने आपको बताया, यू अर्न 4%, 4% जो है वो इंटरेस्ट पर ईयर पे आप कमाते हो। मतलब आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीदा जिसपे आपको रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट या कुछ भी बोल लीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए, 4% मिलता है पर एनम। एक साल में मुझे 4% मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। मैंने आज की रेट में 100 रुपए इन्वेस्ट करे, मुझे अगले साल 104 रुपए मिल गए 101 साल बाद। लेकिन ये 4 रुपए जो है ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, आपको नॉमिनल वैल्यू 4 रुपीज मिली है। अब सवाल ये उठता है कि उस साल में अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है, नाउ इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी एट 4% पर ईयर, 4% मान लीजिए, 4% का इन्फ्लेशन है और 4% ही आपको रिटर्न मिल रहा है। 4 रुपए तो आपको मिले, लेकिन वो 4 रुपए कहां चले गए? इन्फ्लेशन के तौर पे चले गए। सो योर अर्निंग्स इज जीरो, योर अर्निंग्स इज जीरो। और ये भी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो, वरना अगर इन्फ्लेशन रेट 4% से ज्यादा हुआ तो इन्फ्लेशन earnings are negative because whatever you have earned through the interest it has gone into spending, क्योंकि उतना तो इन्फ्लेशन हो गया। जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी वो इस साल 104 रुपए की हो गई। तो आपको अगर 104 वापस मिले तो आपकी अर्निंग क्या है? इट इज जीरो, अर्निंग इज जीरो। और दूसरी तरफ जब हम रियल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, सेम एग्जांपल में, इफ एन इन्वेस्टमेंट सच एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज सेट टू अर्न 4% इंटरेस्ट पर ईयर, 4% इंटरेस्ट पर ईयर कमाना है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2% है। तो आपकी जो रियल कमाई हुई है, जो रियल इंटरेस्ट रेट आपके लिए है, वो है 4 minus 2, इट विल बी 4% minus 2%, which is only 2%. So real rate of interest is only 2%. Nominal rate of interest is 0 on this similar example. ये एक वैसा एग्जाम्पल है जो हमें फर्क बताता है नॉमिनल और रियल में, दैट रियल इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, नॉमिनल इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। लेंडर के केस में देखिए, जो बंदा उधार दे रहा है, तो जो बंदा उधार दे रहा है, नॉमिनल के केस में उसका फायदा है। सपोज अ बैंक वांट्स टू अर्न 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक को 10% कमाना है, मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना है, तो वो अगर लोन देगा तो वो 10% चार्ज करेगा, 10% इंटरेस्ट, बट इट थिंक्स देयर विल बी 4% इन्फ्लेशन। उसको लगता है मैं लोन देके 10% कमाऊं, तो 10% मैंने कमाया, लेकिन उसमें से 4% तो इन्फ्लेशन है। सो इफ दे डोंट फैक्टर दैट इन्फ्लेशन इनटू व्हाट दे चेंज इन इंटरेस्ट, दे विल इफेक्टिवली अर्न ओनली 6%। 10 minus 4, वो 6% ही कमाएंगे, क्योंकि 10% आपने चार्ज करा एक साल में, 4% तो इन्फ्लेशन हो गया, बिकॉज दे विल लूज 4% टू इन्फ्लेशन, 4% वो इन्फ्लेशन को खत्म कर देंगे। तो इस वजह से अगर उनको 10% कमाना है तो उनको इंटरेस्ट रेट रखना पड़ेगा 14%, 14, 10% ब्याज का जो उनको चाहिए रियल, और 4% इन्फ्लेशन का, ये चीज उनको चाहिए। सो अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन दे हैव टू कीप एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। तो ये जो चीज है, ये हमें फर्क बताता है रियल और नॉमिनल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में। तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क इन्फ्लेशन का होता है। रियल इंटरेस्ट रेट इंडिकेट्स द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट और रिटर्न ऑन सेविंग्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि नॉमिनल नहीं करता। तो इट प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स विद अ फुलर पिक्चर ऑफ हाउ इंटरेस्ट रेट्स विल अफेक्ट देयर फाइनेंसेस ओवर द लॉन्ग टर्म, कि किस तरीके से हमारे फाइनेंसेस पे लंबे अरसे में फर्क पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ेगा, वो हमें कैसे पता लगता है? वो हमें रियल इंटरेस्ट रेट से पता चलता है। That we get to know through real interest rate and not through nominal interest rate. इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। This is what you have to remember. Difference between real and nominal, और ये डिफरेंस हर केस में है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ऑब्वियसली मेथड ऑफ कैलकुलेशन अलग होगा, इतना सिंपल नहीं होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है रियल और नॉमिनल का वो यही है। दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। So, who has increased the deposit rates? Who has increased the deposit rates and by how much? कितने से deposit rates बढ़े और कितने से किसने बढ़ाए? बैंकों ने बढ़ाए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या अफेक्ट करता है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मेरा अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, मैंने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोला, मैंने उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट कराए। तो बैंक जो है सेविंग्स अकाउंट पे पहले इंटरेस्ट रेट दे रहा था 4% का, कोविड में उन्होंने वो इंटरेस्ट रेट कम करके कर दिया 2%। अब जो है वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कर दिया 4%।
अगेन इट हैज कम डाउन टू प्री पैंडेमिक लेवल 4%। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट था 6%, वो कम करके कर दिया 3.5%, अब वो बढ़ा के वापस कर दिया 6%। और ऐसा हर बैंक कर रहा है। बैंक्स के बीच में कंपटीशन है कि कौन एफडी पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। जो बैंक सबसे ज्यादा दे रहा है वो सबसे ज्यादा डिपॉजिट ले जाएगा। आइए देखो, कोटक महिंद्रा बैंक हैज हाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है 0.5%। 7% हो गया एक साल के लोन पे फ्रॉम 23 मंथ्स and 13 December onwards it has come up to 7%। HDFC बैंक ने बढ़ा दिया 6.5% कर दिया एक साल के लोन पे। उसके बाद देखें SBI has raised the interest rate on retail term deposits between 1 year to less than 2 years, 1 से 2 साल के लोन के लिए 6.5% से बढ़ा दिया, 6.575% हो गया 6.1% से। There are other banks too who have अब 3 बैंक बढ़ेंगे तो बाकी सारे बैंक्स भी बढ़ाएंगे, क्योंकि it is a perfectly competitive market। सिंपल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर 3 सेलर्स ने फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा तो बाकी भी तो करेंगे, नहीं तो बाकी के अकाउंट होल्डर्स यहां आ जाएंगे। वो बोलेंगे एसबीआई तो 6.75 दे रहा है, तुम 6 दे रहे हो, तो हम क्यों तुम्हारे पास रखें, हम एसबीआई में रखेंगे। बहुत जाहिर सी बात है, आप एसबीआई में रखोगे उसमें कुछ गलत भी नहीं है। सो ये चीज स्पेसिफिक आती है कि भाई आपने जो पैसा डिपॉजिट करा, चाहे आपने डिमांड डिपॉजिट में दिया हो या टाइम डिपॉजिट में दिया हो। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो नॉर्मल हमारा सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट है वो डिमांड डिपॉजिट है, मतलब ऑन डिमांड आपको पैसा मिल जाए। चेक काट के दिया, पैसा मिल गया, सेल्फ के नाम के चेक काट किया, पैसा निकला, एटीएम में आपने कार्ड डाला, पैसा निकाल लिया। तो जो डिमांड पे ऑन डिमांड पैसा अवेलेबल हो उसे कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट, दैट इज टर्म्ड एज डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, वो जब वो पैसा ब्लॉक्ड होता है। एफडी में जैसे पैसा ब्लॉक्ड होता है, टर्म डिपॉजिट में पैसा ब्लॉक्ड होता है। No withdrawals can be made in term deposits until the date of maturity has arrived, जब तक मैच्योर ना हो जाए। फिक्स डिपॉजिट, सर्टिफिकेट और ये सब जो है ये टर्म डिपॉजिट्स होते हैं। गोल्ड सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स आज की डेट में वो एक एफडी टाइप इन्वेस्टमेंट है। 5 साल के लिए 7 साल के लिए आपका पैसा लॉक्ड है, नहीं मिल सकता, वो टर्म डिपॉजिट है। लेकिन दूसरी तरफ जो डिमांड डिपॉजिट है वो पैसा आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, यू कैन विड्रॉ दैट मनी एनी टाइम। तो जिस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट्स यहां पे रिवाइज करे, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स थे, रियल और नॉमिनल के बीच में, डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट्स के बीच में बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स और स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स थे। उसी तरीके से मैं आपको सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियरली रिवाइज करवाऊंगा आने वाले कोर्स में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा यदि आप 2023 के एस्पिरेंट हो। 2023 के आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए वन स्टॉप शॉप स्टडी आईक्यू लेकर आया है, जो कि स्टार्ट हुआ है 19 दिसंबर से। 19 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ है। एडमिशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 22 तारीख तक खुले हैं, 22 दिसंबर तक। और ये जो कोर्स है ये एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है। कोड एक ही है, कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। द कोड इज सांघी लाइव एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज 6,000 रुपीज। इस कोर्स में आपको भारत के टॉप एजुकेटर्स 200+ टीचिंग आवर्स में जीएस प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, जिसके थ्रू आपका प्रीलिम्स निकलने की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो आपका चॉइस, आपकी मेहनत और रिजल्ट की गारंटी हमारी। तो आप जरूर ज्वाइन करें इस बैच को। दिस बैच इज एन एक्सट्रीमली गुड बैच विच वुड बेनिफिट एवरी सिंगल एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं 2023 अटेम्प्ट की। आपको इसी के साथ फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, और उसी के साथ साथ आपको जो है डेली बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे वो अप्लाई करने के लिए, जो आपको बुकलेट के रूप में मटेरियल मिलेगा वो रिवीजन के लिए जरूरी होगा। और करंट अफेयर्स प्रोग्राम के साथ साथ आपको एक स्पेशल एडेड सेगमेंट इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट का भी प्राप्त होगा। इंडिया ईयरबुक की भी क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी। और क्या लोगे, व्हाट वुड यू वांट मोर। तो पूरी तरीके से जो एक ही चीज है, एक कोर्स आप लोगों को क्लियर करवा सकता है प्रीलिम्स, वो है SIP+। इसको सब्सक्राइब करें, कोड आपके सामने लिखा है, डिस्काउंटेड प्राइस आप पा पाओगे अगर आपने कोड यूज करा तो। सो द बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, डू सब्सक्राइब टू द बैच इफ यू आर अ 2023 एस्पिरेंट। सो व्हाई बैंक्स आर हाइकिंग इंटरेस्ट रेट। बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। देखिए, बैंक्स चलते कैसे हैं, हाउ डू बैंक्स फंक्शन। बैंक्स कैसे चलते हैं, बैंक्स क्रेडिट यानी कि लोन देते हैं और
डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। बैंक्स गिव आउट क्रेडिट और लोन्स एंड बैंक्स अट्रैक्ट डिपॉजिट्स। तो जो डिपॉजिट्स बैंक अट्रैक्ट करते हैं उस पे बैंक्स को इंटरेस्ट पे करना होता है। सिंपल सी बात है भाई, मेरा जो डिपॉजिट है, आप सबका जो डिपॉजिट अकाउंट होगा उस पर आप इंटरेस्ट लेते हैं, आपको इंटरेस्ट पे करता है बैंक। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए कहीं से तो कमाना पड़ेगा। कहां से कमाओगे? जो लोन्स देते हो। तो बैंक्स अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस। बैंक्स जो है इस पे इंटरेस्ट कमाते हैं। तो जो डिफरेंस होता है वो बैंक की कमाई होती है और बैंक्स अपने खर्चे उस चीज से निकालता है। दिस इज हाउ, सिंपली स्पीकिंग, ये एक बहुत ही सिंपल हिसाब किताब है जिससे बैंक चलता है। मतलब एक सिंपल बनिए का हिसाब किताब है, भाई इतनी मेरी खरीद है, ये इसकी खरीद है, इतना इंटरेस्ट पे करना है, तो उसके लिए इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा। तो अब क्या प्रॉब्लम हुई होगी कि जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो वो इंटरेस्ट पे करने से कम होगा, या जितने लोग लोन लेने आ रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। भाई जितने लोग लोन लेने आ रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, दे आर मोर पीपल। अब जितने लोग लोन लेने आ रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो मतलब ज्यादा पैसों की डिमांड है। अब ज्यादा पैसों की डिमांड कहां से पूरी करोगे? जब ये लोग डिपॉजिट करेंगे तब ना इनकी डिमांड पूरी करोगे। हाउ वुड यू फुलफिल द डिमांड? सो हाउ आरबीआई रेपो रेट हाइक कैन इंपैक्ट द लोन एंड एफडी रेट्स? डिपॉजिट ग्रोथ लैग्स बिहाइंड क्रेडिट ऑफटेक। जितने की क्रेडिट की डिमांड आ रही है, अगर डिमांड आई है कि हमें 100 रुपए का लोन चाहिए, बैंकों के पास 100 रुपए नहीं है, बैंकों के पास 90 रुपए के डिपॉजिट्स है, तो बैंक कैसे ल्योर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को? हाउ आर दे ल्योरिंग देयर कस्टमर्स? देखिए, हाउ आर बैंक ल्योरिंग देयर कस्टमर्स? रीजंस फॉर हाइकिंग इंटरेस्ट रेट, एलिवेटेड क्रेडिट ऑफटेक। प्राइमरी रीजन एक है कि लोन्स की डिमांड आ रही है। भैया बैंक पैसे कैसे कमाएगा? जब लोन देगा। लोन देने के लिए पैसे कहां से आएंगे? जब लोग डिपॉजिट करेंगे। अगर लोग डिपॉजिट ही नहीं करेंगे, लोगों के डिपॉजिट करने के लिए आपने क्या मोटिवेशन छोड़ा? आपने मोटिवेशन ये छोड़ा ही नहीं कुछ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कम कर दिए। क्यों डिपॉजिट करूं मैं? वाई शुड आई डिपॉजिट मनी इन योर बैंक? क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट तो कम कर दिया, मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। तो वो जो पैसा था वो डिपॉजिट रेट्स कम हो गए। अब वो डिपॉजिट रेट्स क्योंकि कम हो गए, इस वजह से आपके पास पैसा नहीं है क्रेडिट ऑफटेक देने के लिए। तो हुआ क्या? क्रेडिट डिपॉजिट गैप। जो इतना डिपॉजिट है और इतने की डिमांड आ गई लोन की। 100 रुपए आपके पास है, 110 रुपए की डिमांड आ गई, क्रेडिट डिपॉजिट गैप, ये गैप है। तो इस वजह से बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं है, पैसा ही नहीं है इन द मार्केट एंड इन्फ्लेशन। तो मार्केट में पैसा नहीं है, बैंकों के पास पैसा नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, तो क्रेडिट ऑफटेक को कैसे आप मीट करोगे? और इस वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स है। इंटेंस कंपटीशन बिटवीन बैंक्स। तो एक बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा कि हमारे बैंक में डिपॉजिट करो, उसके देखा देखी कोटक महिंद्रा करेगा, उसके देखा देखी एसबीआई करेगा, फिर एक्सिस करेगा, फिर यस करेगा, फिर एक एक करके सारे करेंगे। सबको डिपॉजिट चाहिए क्योंकि लोन्स की डिमांड तो हर बैंक से ही होगी, एक बैंक से तो होगी नहीं। और ये सब चीजें देखने के लिए आरबीआई की जो पॉलिसी रेट्स रिवीजन है, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, तो पॉलिसी रेट्स थोड़े से राइज करे। इस वजह से बैंकों ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। बैंकों ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए कि हम ज्यादा आपसे चार्ज करेंगे, जिसको लोन देंगे उससे ज्यादा चार्ज करेंगे। तो अगर उससे ज्यादा चार्ज करोगे और वो फिर भी डिमांड कर रहा है, तो उसको पैसा देने के लिए जो पैसा चाहिए वो डिपॉजिट होल्डर से लोगे, तो उनको भी ज्यादा पे करोगे। एज सिंपल एज दैट। इट्स अ वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी। तो आरबीआई ने सिर्फ और सिर्फ पिछले 6 से 8 महीनों में, मई से लेकर दिसंबर तक, किस तरीके से रेपो रेट बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं मई के अंदर रेपो रेट बढ़ा के 4.4% करा, फिर 4.9% करा। 40 बेसिस पॉइंट्स, 0.4%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.35%। मतलब 6-8 महीने के अंदर 4.5% से लेकर 6.25, 6.25% हो गया है। 7 दिसंबर आरबीआई फाइनली हाइक दी रेपो रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट्स, 0.35 बेसिस पॉइंट से ये चीज बढ़ी। तो राइजिंग पॉलिसी रेट्स पुश बैंक्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन टर्म डिपॉजिट्स। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो मतलब लोन बैंकों को महंगा पड़ रहा है। अब बैंकों को लोन महंगा पड़ेगा तो आगे वो उधार भी महंगा देंगे। अब आगे उधार महंगा देंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा ना। तो अब आप ये सोच के देखिए कि आरबीआई ने क्यों बढ़ाया, लेकिन फिर भी डिमांड आ रही है। अगर डिमांड आ रही है कि हमें और लोन दो, तो उनको लोन देने के लिए आपको डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। यू हैव टू इंक्रीज। तो देख सकते हैं आप, रेपो रेट इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू लोन एंड डिपॉजिट रेट्स। इट्स सिंपल। ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। जो भी कमर्शियल बैंक्स रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर करते हैं, विच इन टर्न इंक्रीज द बोरोइंग कॉस्ट। रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया, बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली लोन देने का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। तो बोरोइंग कॉस्ट, मैं आपसे बोरो कर रहा हूं, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है वो इंटरेस्ट रेट की कॉस्ट बढ़ गई।
whereas any corresponding increase if any in the rate of deposits would benefit the investors. ये जो है इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करेंगे. इन्वेस्टर्स को बेनिफिट कैसे करेंगे कि अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो ज्यादा इंटरेस्ट पे भी करोगे, वरना डिपॉजिट होल्डर के अंदर क्या मोटिवेशन रह जाएगा, क्यों रखूं मैं पैसा आपके बैंक अकाउंट में, वाई शुड आई कीप मनी इन योर बैंक अकाउंट, इट्स एज सिंपल एज दैट. तो इस वजह से डिपॉजिट ग्रोथ रेट कम है और क्रेडिट की डिमांड ज्यादा है, लोन की डिमांड ज्यादा है, उतना पैसा बैंकों में है ही नहीं. सो राइजिंग लोन डिमांड फ्रॉम कंपनीज एंड कंज्यूमर्स हैज पुश्ड द एनुअल, अब ये देखो आंकड़े देखो, क्रेडिट ग्रोथ टू अ डेकेड हाई ऑफ 17.95%, 18% ऑलमोस्ट. मतलब क्रेडिट जो है 18% से ज्यादा था अक्टूबर के महीने में, लेकिन कंपेयर टू अ 5-year एवरेज ऑफ 9.7%. पहले से 10% के आसपास था, अब 18% है, 8% से बढ़ गया. इतना पैसा लेके लोग करेंगे क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा. इतना हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, तेल की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, तुम पैसा लेके अगर डिप्लॉय करोगे भी, अच्छी बात है डिप्लॉय करो, डेवलपमेंट कैसे होगा भाई, लेकिन कैसे मैनेज करोगे आप. आपने एक बार प्रोजेक्ट शुरू करा, उसके बाद 6 महीने 1 साल बाद व्हेन यू रन आउट ऑफ फ्यूल, व्हेन यू नीड मोर मनी, वेयर डू यू गेट द मनी फ्रॉम. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज फंड्स. दिस इज द डेटा प्रोवाइडेड बाय आरबीआई कि क्रेडिट की रिक्वायरमेंट 8% से ज्यादा हुई, सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर का डेटा है ये. और देखो डिमांड डिपॉजिट्स जो सेविंग्स बैंक में पैसा पड़ा है, रोज बाय 12.7%, ये बढ़ गया 12.7% से इन द रिपोर्टिंग फोर्टनाइट एट 8.5% ईयर ऑन ईयर रिस्पेक्टिवली. टाइम डिपॉजिट्स यानी एफडी ग्रो बाय 9.2%, ये 9.2% से ग्रो करे. तो ये तो अच्छी बात है कि ग्रो करे. एफडी ग्रो करा 9% से, डिमांड डिपॉजिट्स ग्रो करे 8.5%, ये 12.7% से और 8.5% से. एक्चुअली डिमांड डिपॉजिट्स इतने से ग्रो करे, टाइम डिपॉजिट्स इतने से ग्रो करे, लेकिन क्रेडिट की डिमांड कितने से ग्रो करी, क्रेडिट की डिमांड ग्रो करी 9.6% से, जो कि ज्यादा है. क्रेडिट 9.6 से ग्रो करा और ये दोनों 9.6 से कम पे ग्रो करे, तो स्टिल क्वाइट लोअर देन द क्रेडिट डिमांड. ये अभी भी कम है क्रेडिट डिमांड से. क्योंकि ये आंकड़े इस तरीके से दिए हैं, तो इसको अगर आप ग्राफिकली सपोर्ट करोगे तो आप देख सकते हो, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, दिस इज द लाइन ऑफ क्रेडिट, ये क्रेडिट की लाइन है. किस तरीके से क्रेडिट की डिमांड राइज कर रही है और ऑलमोस्ट 14% पे पहुंच चुकी है, 14%. और दूसरी तरफ डिपॉजिट्स देखिए, डिपॉजिट जो है वो प्रीटी मच स्टैटिक है, अराउंड 9% पे आ रहे हैं. तो डिपॉजिट इतना कम है, डिपॉजिट इज लेस, ग्रोथ इन क्रेडिट इज हाई. तो ये जो शॉर्टफॉल देख रहे हो आप, मतलब इतनी जो एक्स्ट्रा लोन की डिमांड आई है, या जो पैसा मान लो बैंकों ने कमिट कर दिया, दिस इज शॉर्टफॉल, दिस इज शॉर्टेज. ये कहां से पूरा होगा? इसको पूरा करने के लिए बैंक क्या कर रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं कि भाई हमारे पास ही सेव करो, इसको भी बढ़ाओ, ये भी बढ़ रहा है, तो फाइनली फायदा होगा. देन इट वुड लीड टू बेनिफिट. तो देखिए, लेंडर्स हैव टू compete फॉर लिक्विडिटी विद इक्विटीज. लिक्विडिटी यानी कि जो पैसा आप मार्केट में घूमते हो विद इक्विटी. अब देखो उसका क्या है, आप एक अकाउंट होल्डर हो, ठीक है, आपको पता है बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा या बैंक इंटरेस्ट रेट कम दे रहा है. तो अगर बैंक कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो उसमें जरा सोच के देखिए कि बैंक जो है इंटरेस्ट रेट कम दे रहा है. अगर बैंक ने कम इंटरेस्ट रेट दिया तो उस चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप अपना पैसा बैंक में रखोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कम इंटरेस्ट रेट है, 4% 5% इंटरेस्ट रेट है, 6% तो इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में, 6% 7%, तो वैसे ही मुझे कुछ नहीं बच रहा, आई एम इन नेगेटिव स्टेज. तो उस चीज को देखते हुए, उस चीज को समझते हुए मैं किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करता हूं, इक्विटी मतलब शेयर्स, मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं जो मुझे इससे तो ज्यादा रिटर्न दे, मतलब मुझे कुछ तो बचे. चाहे मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दूं, चाहे मैं डायरेक्टली शेयर्स खरीद लूं, चाहे मैं रियल एस्टेट खरीद लूं, चाहे मैं गोल्ड खरीद लूं, शायद मुझे बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा पैसे मिलेगा, इसलिए मैं बैंकों में पैसा नहीं रखता हूं. सो इट इज गिविंग मी हायर डिपॉजिट्स एंड बैंक डिपॉजिट्स. इन्फ्लेशन इज सर्जिंग, रियल रिटर्न्स ऑन बैंक डिपॉजिट्स इज नेगेटिव. नहीं मानते? नहीं मानोगे मेरी बात, बताता हूं. ये देखो, ये देखिए, ये टेबल देखो. सो when we talk about real returns, when we talk about returns, इंटरेस्ट रेट जो है, पहला केस देखिए 8.5% है, बहुत खुशी की बात है, नाचो. 8.5% का इंटरेस्ट रेट हमें कमिट हुआ एफडी पे, फिक्स्ड डिपॉजिट पे. अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि 10% टैक्स ब्रैकेट में आता है, 10.3%, तो आपके पास बचेगा 7.62% क्योंकि टैक्स लगता है. और अगर आप भारत में रहते हो और आप इस टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो इन्फ्लेशन के बाद आपको बचेगा
3.38 नेगेटिव, मतलब अभी भी आप नुकसान में हो। क्यों? क्योंकि इस रेट से ज्यादा तो इन्फ्लेशन है। इस रेट से ज्यादा तो इन्फ्लेशन तो अभी कम हुआ है ना, पिछले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में इन्फ्लेशन कम हुआ है, 5.88% है, वो तो अभी कम हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको 6.75% बचता है टैक्सेस के बाद, और इसके इन्फ्लेशन के बाद नेगेटिव 1.25%। सोचो 30.9%, अगर इस टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो तो 5.87% बचा, और इन्फ्लेशन के बाद कितना है? 2.13%। आप समझ पा रहे हो? मतलब आप बहुत भारी नुकसान में हो अगर आप इस टैक्स ब्रैकेट में आते हो, टॉप टैक्स ब्रैकेट में 30.9% के। सिमिलरली अगर आप इंटरेस्ट रेट आपको 9% मिले या 9.5% भी मिले, तो जाके 9.5% पे भी आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में नुकसान में ही हो। 10% के टैक्स ब्रैकेट में शायद आप कुछ कमा के निकल जाओ, 100 रुपए में से 52 पैसे, खुश हो जाना कि चवन्नी मिल गई। और मैं सच बता रहा हूं कि ये चीज जो है, ये मोटिवेटिंग फैक्टर 0 है। और दूसरी तरफ जो है वो म्यूचुअल फंड आता है। म्यूचुअल फंड में मतलब इक्विटी शेयर्स, लार्ज कैप इक्विटी फंड 5 साल में जो रिटर्न दिए हैं इसने 16.26%, नॉमिनल रिटर्न 16.26%। पोस्ट इन्फ्लेशन जो रिटर्न है वो होंगे 8.26%। लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड 17.58%, पोस्ट इन्फ्लेशन ये होगा 9.58%। और शॉर्ट टर्म डेट फंड जो है वो आपको 7.63% देता है, जो आपको नेगेटिव बचेगा, तो ये फिर अट्रैक्टिव नहीं है। मतलब मिड कैप और लार्ज कैप अट्रैक्टिव है, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पैसा बचेगा, यू वुड बी एबल टू सेव मनी ऑन योर इन्वेस्टमेंट। सो वाइडनिंग क्रेडिट डिपॉजिट गैप, क्रेडिट और डिपॉजिट के बीच में गैप बढ़ रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बैंक्स वोंट बी एबल टू लेंड मनी, वो दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास डिपॉजिट ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? रीजन ये है जो मैंने आपको टेबल दिखाया, which in turn will affect banking business and Indian economy as both are interlinked। दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर बैंकों में पैसा नहीं रखोगे तो बैंक लोन कैसे देंगे? बैंक लोन नहीं देंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो गए, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे वंदे भारत हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे आपके हाईवेज हो, सागरमाला हो, भारतमाला हो, जेवर एयरपोर्ट हो, हर चीज के लिए जियो हो, अडानी ग्रुप हो, सब लोन्स पे तो चलते हैं। पैसे कहां से आते हैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए? तो आपको ये चीज, तो क्रेडिट ग्रोथ इज ग्रेटर देन डिपॉजिट ग्रोथ, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो हमने देखा और समझा वो ये है कि भाई डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाओ। डिपॉजिट में ग्रोथ लाने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। तो नो इन डिटेल हाउ लोन्स बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, और वो वीडियो आप जरूर देखें यहाँ पे जाके, कि भारत के बैंक्स क्यों गरीब हो रहे हैं। तकरीबन 3 हफ्ते पहले था। इस वीडियो को आप सर्च करके देखें, केस स्टडी बाय आयुष सांघी के नाम से, उसमें आपको ये वीडियो मिलेगा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था, तो तीनों वीडियोस को आप कॉन्ग्रुएंस में देख सकते हैं। सो विल बैंक रेट्स गो अप फर्दर? क्या बैंक रेट्स आगे भी आगे जाएंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। क्या बैंक अभी भी अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा? ये डिपेंड करता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे, और ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। जैसा कि आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, तो इस क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट हैज डिक्लाइन टू 5.88%, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा था, इस वजह से इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा ऑफर कर रहे थे। इन्फ्लेशन कम हो गया तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया। देयर इज लाइकली अ पॉसिबिलिटी ऑफ आरबीआई ईदर रिड्यूसिंग द रेपो रेट। अगर आरबीआई रेपो रेट को रिड्यूस करता है तो बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, हाइक टू 25 बेसिस पॉइंट्स, और इवन पॉजिंग एट द करंट लेवल ऑफ 6.25%। तो इस मुद्दे को देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया है और आरबीआई ने रेपो रेट और नहीं बढ़ाया है। In the last 7 months, RBI has hiked the repo rate by 2.25% to tame retail inflation, raising the cost of funds for banks. This is what they've done. तो ये जो चीज है ये यहां पे आती है, this comes over here. Even if RBI reduces the repo rate, अगर RBI repo rate को कम भी कर दे, we can see banks increasing term deposit rate. Term deposit का मतलब है FD पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है बैंक। अब देखिए बैंक्स भी बहुत क्लेवर प्ले करते हैं। उसका रीजन ये है, एफडी पे जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उस पे बेसिकली ये देखा जाता है कि फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाओ। फिक्स डिपॉजिट का अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो तो आप सेविंग्स का इसलिए नहीं बढ़ा रहे हो क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में पैसा लॉक्ड है, सेविंग्स में तो कभी भी निकाल लेगा, तो ज्यादा पैसा क्यों दे तुम्हें? व्हाई शुड आई पे यू मोर इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट? बिकॉज यू विल विड्रॉ द मनी एनी टाइम यू वांट। एफडी में मैं विड्रॉ करने नहीं दूंगा, तब इसलिए ज्यादा दे रहा हूं ताकि पैसा लॉक्ड है मेरे पास।
टू ल्योर कस्टमर एज बैंक्स आर फेसिंग कैश क्रंच। कैश क्रंच क्यों है? आप अच्छे से फैक्टर्स जानते हैं और इस वजह से आने वाले टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू देखना बहुत जरूरी है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आपको क्या लगता है आगे चल के बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बढ़ाएंगे या कम करेंगे या स्टैटिक रखेंगे, और आज की रेट में अलग अलग बैंक्स का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस को पुराने वीडियोस के साथ सपोर्ट करके पूरी एनालिसिस को इन डिटेल समझिएगा, क्योंकि ये बिल्डअप होती रहती है। वी कीप ऑन बिल्डिंग अप द एनालिसिस। तो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, केस स्टडीज जो है एनालाइज करते हैं। बहुत मेहनत का काम है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से जितने आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स हम इन डिटेल रिवाइज करेंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच में, जो कि एक क्रैश कोर्स है। भारत की टॉप फैकल्टीज आप तक पूरा का पूरा सिलेबस एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप प्रीलिम्स जो है वो क्लियर करने की संभावना रखते हैं, जोश रखते हैं, हौसला रखते हैं। तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करें, और अगर ज्वाइन करना है तो कोड एक ही है, द कोड इज सांघी लाइव, और सांघी लाइव कोड यूज करोगे तो आपको यही कोर्स 6,000 रुपए में अवेलेबल मिलेगा। तो जरूर जो है वो सब्सक्राइब करें और पीडीएफ्स को डाउनलोड करें इस टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघीज आईएएस एकेडमी। सर्च करो टेलीग्राम पे, पीडीएफ डाउनलोड करो, इंस्टा जरूर सब्सक्राइब करो मेरा, वहां पे आपको रील्स मिलती हैं, बहुत मजा आएगा रील्स देख के। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।